Good evening, everyone. I am Abhishek and I welcome on your channel Key of Labasna. So guys, आज के द हिंदू आर्टिकल में कुछ ज़्यादा खास था नहीं बताने के लिए, तो आज रेगुलरिटी बनाने के लिए अपने इस चैनल की द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ आर्टिकल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आज थोड़े आर्टिकल अच्छे आए हैं और वेल रेलेवेंट आए हैं हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से। सो देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और जितने भी एडिटोरियल थे द इंडियन एक्सप्रेस में, वो हमने यहाँ पर हेडलाइंस मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। जैसे कि फर्स्ट आर्टिकल है, व्हाट्सएप पुलिंग मोर इंडियन स्टूडेंट टू यूएसए, द कतर कंड्रोम एंड द पर्सनल लॉ वर्सेस चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट एंड द ओक्यूर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सो गाइज, जितने भी ये सारे के सारे आर्टिकल हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, और आज थोड़ा सा अपने चैनल के अंदर और जो पूरा का पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है अपनी, उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। एंड जितने भी आज पूरे दिन का करंट अफेयर था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है हमारी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, जितना भी इम्पोर्टेंट था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो चलो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, द फर्स्ट आर्टिकल है, व्हाट्स द पुलिंग मोर इंडियन स्टूडेंट्स टू यूएस। तो देखो गाइस, अभी है ना, यूएस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, और यूएस ने एक रिपोर्ट पब्लिश करके उसने पूरे के पूरे कंपेरिजन किया है कि जितने भी इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो जो यूएस के अंदर स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने अपना सिलेबस चेंज किया है। यानी कि जो कोर्स वो कर रहे थे उसके अंदर अब उन्होंने चेंजमेंट किया है। चेंजमेंट क्या किया है कि पहले जितने भी स्टूडेंट्स थे वो पहले इंजीनियरिंग करते थे, यानी कि जो यूएसए के अंदर जाके इंजीनियरिंग के कोर्स को वो ज्वाइन करते थे। ऐसे ही चाइना के जो स्टूडेंट्स थे वो भी इंजीनियरिंग और आईटी के सेक्टर में वो अपना सिलेबस और अपना कोर्स कंप्लीट किया करते थे। लेकिन इस बार 2022 के अंदर, 2020 से लेकर 2022 के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इंजीनियरिंग के मुकाबले में आईटी सेक्टर में ज़्यादा अपने सिलेबस को चेंजमेंट किया है। यानी कि कंप्यूटर साइंस के जितने भी सिलेबस हैं उन्होंने यूएसए के अंदर जाके किए हैं। तो अब यूएसए इससे रेलिवेंट क्या है, जो यूएसए है, यूएसए ये सोच रहा है कि जो इंडिया है वो एक ग्रोइंग नेशन है, यानी कि एक ग्रोइंग कैपिटल है। तो ग्रोइंग कैपिटल के तौर के ऊपर जो इंडिया है वो कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट्स को लेकर अपने फ्यूचर जो इनोवेशन है, यानी कि अपने स्टूडेंट्स को वापस बुलाकर अपने फ्यूचर प्रोग्राम्स को इनोवेट करने वाला है। इसी के रिलेवेंट एक मिशन भी हमारे इंडिया ने चलाया था, और वो था वज्रा, जिसके अंदर उन्होंने एक स्कीम रखी थी कि जितने भी हमारे फॉरेन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं हम उनको वापस बुलाएंगे, और हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो स्वदेशी इंडस्ट्री है, हम इनको ग्रो अप करेंगे। तो यहाँ से आपको रिलेटेड क्या करना है, सबसे पहले आपको इंडिया और यूएस के रिलेशन को रिलेवेंट करना है। दूसरा, आपको जितनी भी स्कीम्स हैं हमारे, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत और वज्रा स्कीम, वो हम दोनों को रिलेट करना है। तो देखो, इंडिया यूएस का जो रिलेशन है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सॉरी, हाँ, यही है इंडिया, सॉरी हेडिंग डालना मैं भूल गया। देखो, इंडिया और जो यूएस हैं उनके रिलेशन बायलैटरल है, यानी कि 2+2 कॉन्टेस्ट के ऊपर इंडिया और यूएसए के रिलेशंस चलते हैं। यानी कि 2+2 मीटिंग क्या होती है, देखो जो लोग नहीं जानते 2+2 मीटिंग को, देखो वहाँ पर हमारे एक रक्षा मंत्री, एक विदेश मंत्री, या फिर सॉरी विदेश मंत्री होते हैं 2+2 में, उनके भी रक्षा मंत्री और फॉरेन मंत्री, सॉरी विदेश मंत्री होते हैं। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों ओर से इसके अंदर भाग लेते हैं। अब देखो, यूएसए के लिए हम क्यों इम्पोर्टेंट हैं, यूएसए और इंडिया के रिलेशन आखिर बिल्ड किन बेसिस पे होते हैं। देखो, किसी भी रिश्ते को बनने के लिए बुनियाद तो चाहिए होती है, तो वही बुनियाद यहाँ पे हम इनको चाहिए किस बेस पे। तो देखो, सबसे पहले तो जो यूएस है उसको इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी की तैयारी, यानी कि इंडो पैसिफिक का जो ओशन है उसमें चाइना को काउंटर करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाहिए था, क्योंकि चाइना और यूएसए की हमेशा ही ट्रेड वॉर छिड़ी रहती है, यानी कि कौन आगे है, किसकी इकोनॉमी बड़ी है। अभी इससे रिलेवेंट एक एडिटोरियल भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी रेलिवेंट हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि चाइना और यूएसए की ट्रेड वॉर हमेशा ही छिड़ी रहती है। उसके अलावा जो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके अंदर भी इंडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि वो रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल ख़रीद रहा है, और उससे अलावा वो फंड कर रहा है रशिया को। इसलिए भी रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया की एक रोल के को देखते हुए यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया से अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो भी रखता है। उसके अलावा ये हमारी जो इकोनॉमिक्स जो पार्टनरशिप है वो भी यूएसए के साथ अच्छी है, यानी कि हम जितना
इंपोर्ट करते हैं यूएसए से, उससे कहीं गुना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि इंडिया और यूएसए के एक्सपोर्ट में इंडिया हमेशा सरप्लस पे चलता है। उसके अलावा पीपल टू पीपल जो लेवल होता है वो भी एक अच्छा हमारा और उनके नागरिकों का संबंध रहा है, यानी कि ट्रैवलिंग के एजेस में, टूरिज्म के एवरेज में भी हम अच्छे हैं। उसके अलावा डिफेंस के सेक्टर में और स्पेस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी इंडिया और यूएस ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है, जिसका नाम है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। यानी कि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस क्या होती है कि इंडिया को जितने भी अटैकिंग या फिर वॉरफेयर के दौरान में जितना भी डाटा चाहिए होगा स्पेस से के सैटेलाइट के थ्रू आउट अपने एनिमी के बॉर्डर्स के ऊपर, वो इंडिया, इसरो और नासा दोनों आपस में शेयर करेंगे। उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग इंडो पैसिफिक रिलेशन के अगेंस्ट में एक जो बिल्ड स्ट्रेटेजिक पोर्शन होता है वो इंडिया और यूएसए को देखता है, यूएसए इंडिया को देखता है इंडो पैसिफिक के ऊपर। इसके अलावा जो इंडिया है उसने यूएसए के साथ भी अपने रिलेशंस को मजबूत रखे हैं। अब इंडिया अगर यूएसए के साथ में अपने रिलेशन को मजबूत रखता है तो रशिया कहीं ना कहीं एक बड़ी इकोनॉमिक्स बनती है, क्योंकि इंडिया एक बड़ा मार्केट है और जितना कंजम्पशन इंडिया करता है, अगर वो इतना ह्यूज लेवल के ऊपर रशिया से सामान इंपोर्ट करेगा कंज्यूम करने के, तो रशिया की इकोनॉमिक्स कहीं ज़्यादा लगभग 1.5 टाइम्स ज़्यादा बड़ी होगी कंपेयर टू इंडिया के साथ बिजनेस करने में और यूरोपियन यूनियन के साथ बिजनेस करने में। तो इसी के दौरान जो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप के दौरान, डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल के दौरान यूएसए में, और उस जो लॉ है वो काटसा एक्ट के तहत में इंडिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रही थी। ठीक है, तो इस रेस्ट्रिक्शन के थ्रू आउट भी, जैसे कि S-400 हमने रशिया से ख़रीदा तो काटसा एक्ट के अंडर में हमें मेंशन किया गया था कि इंडिया के ऊपर काटसा एक्ट लगना चाहिए। उसके अलावा अगर इंडिया और यूएसए के थ्रू आउट आप उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे हुए तो G20 और क्वाड, इनके अंदर इंडिया यूएसए दोनों ही आपस में पार्टनर हैं। क्वाड क्या है, देखो क्वाड आपको सर्च करना है ताकि आपको भी अवेयर हो, और आप जब खुद से इसे सर्च करोगे तो आपको ये उतना याद होगा। बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू देने के लिए बता देता हूँ। क्वाड एक 4 देशों का स्ट्रेटेजिकल ग्रुप है, और वो 4 देश कौन से हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे मुझे, कौन कौन से 4 देश क्वाड के अंदर शामिल है। और क्वाड क्यों बनाया गया था? क्वाड बनाया गया था क्लाइमेट चेंज और हमारे एक दूसरे के लिए, एक दूसरी कंट्री की स्ट्रेटेजिकल हेल्प के लिए। ठीक है, G20 आपको सर्च करना है, काट सालो आपको सर्च करना है, और उसके अलावा इंडिया और यूएसए के बीच में जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं 2022 के अंदर वो भी आपको सर्च करनी है। इसके अलावा जो यूएसए है, देखो आगे हम अपनी डिस्कशन करते हैं। जो यूएसए है वो इंडिया को और किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं। देखो यूएसए रशिया को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजिकल देखता है, क्योंकि रशिया और इंडिया की पार्टनरशिप अच्छी है और उनकी फ्रेंडशिप अच्छी है, जिसकी वजह से रशिया की इकोनॉमिक्स को बूस्ट मिल सकता है, और रशिया हमेशा यूएसए को टक्कर दे सकता है इन डिफेंस के सेक्टर में। उसके अलावा इंडिया चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, और इंडिया और चाइना की हमेशा क्लेश रहती है, और चाइना और यूएसए आपस में एक ट्रेड वॉरियर है, ट्रेड कॉम्पिटिटर है, जिसकी वजह से चाइना को काउंटर करने के लिए इन ट्रेड वो इंडिया को स्ट्रेटेजिकल पार्टनर के ऊपर देखता है। यानी कि इंडिया यूएसए के लिए एज वेल एज इंपॉर्टेंट है अपने दोनों एनिमीज़, यानी कि ट्रेड एनिमी चाइना और अपने डिफेंस एनिमी रशिया को काउंटर करने के लिए। इसीलिए अब इसके आगे की क्या होती है वे फॉरवर्ड, इसका क्या होता है? देखो चाइना को भी इस बात का पूरा पूरा थ्रेट था कि यूएसए उसे काउंटर करेगा, किसके सेक्टर में? ट्रेड के सेक्टर में। इसलिए चाइना हमेशा इंडिया के साथ बड़ा क्लेश नहीं करता, यानी कि छोटे छोटे क्लेश करता है और उसको पॉलिटिकल बातचीत के थ्रू आउट उसे सुलझा लेता है। चाइना ने G2 इन एशिया, यानी कि G Global 2 का एक ग्रुप बनाने के लिए भी इंडिया के सामने एक प्रपोजल रखा था कि साउथ एशिया के अंदर चाइना और इंडिया आपस में मिलकर बिजनेस करे, जिसकी वजह से इंडो चाइना जो प्लस एक साउथ एशिया के अंदर एक पावर जनरेट होगी, उसी को काउंटर करने के जो पावर जनरेट होगी वो यूएसए को काउंटर करने के लिए काम आएगी। इस तरह से चाइना सोचता था, लेकिन हमने उसे शायद रिजेक्ट कर दिया। अब इसके वे फॉरवर्ड के अंदर देखो इंडिया और यूएस के अंदर मिलिट्री कॉर्पोरेशन भी होते हैं, यानी कि हमने अपाचे हेलीकॉप्टर यूएसए से खरीदा है, उसके अलावा हम बहुत सारी मिसाइल्स भी यूएसए से खरीदते हैं। तो इंडिया और यूएस आपस में हम युद्ध अभ्यास भी करते हैं। देखो हाल ही के अंदर एक युद्ध हुआ था इंडिया चाइना LAC के ऊपर,
और वो उत्तराखंड में था, उत्तराखंड में LAC से 100 किलोमीटर दूर। तो उस युद्ध अभ्यास का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन मार्क हैं इनको आप मेंशन करोगे, अदरवाइज मैं कल के वीडियो में आपको इनको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी हम आगे देख सकते हैं, जैसे कि नासा या इसरो साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, या फिर अमेरिका की बहुत सारी कंपनियाँ आज इंडिया में हैं, जैसे कि एप्पल है, गूगल है, जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत ज़्यादा टर्नओवर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। देखो अभी एक बहुत बड़ी न्यूज़ अभी यहाँ पे निकल रहे हैं, द कतर कॉन्ड्रम। इंडिया और कतर के बीच में देखो रिलेशंस बिगड़ते और बनते रहते हैं, क्योंकि देखो इंडिया और कतर के बीच में क्या है, इंडिया एक हिंदू कंट्री है अकॉर्डिंग टू कतर। कतर, UAE और ये जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं ये पाकिस्तान को मोस्ट ऑफली सपोर्ट करती हैं। देखो आगे हम इसके रिलेशंस के बारे में बताते हैं, गल्फ कॉरपोरेशन ऑफ काउंसिल के भी ये पार्ट है। तो कतर कहाँ पे है? कतर है स्वेज नहर, लाल सागर, यानी कि गल्फ कॉरपोरेशन ऑफ काउंसिल का एक हिस्सा है कतर। कतर एक इस्लामिक कंट्री है, और कतर एक इस्लामिक कंट्री होने के साथ साथ कतर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एज ए प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम, यानी कि एक इस्लाम के रक्षक के रूप में भी कतर अपने आप की इमेज को रिप्रेजेंट करता है इन द वर्ल्ड। उसके अलावा जो कतर है वो OIC का भी मेंबर है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल का भी वो मेंबर है। इसके अंदर कतर और UAE जो है वो मेन रोल के ऊपर है, यानी कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, और कतर और UAE अपने आप को उसका हेड बनाना चाहते हैं, यानी कि एक अपने आप की डिफेंस, एक अपनी आप की इमेज को इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि वे इस्लाम के प्रोटेक्टर हैं। उसके अलावा कतर के रिश्ते इंडिया के साथ इसीलिए भी बिगड़ते और बनते रहते हैं, जैसे कि वो पाकिस्तान के फेवर के अंदर रहते हैं, यानी कि UAE, कतर, टर्की और उसके अलावा हाँ, UAE, कतर और टर्की, ये सारे के सारे पाकिस्तान को हेल्प करते हैं और वापस अपने अपने सेक्टर में ये बिलोंग है। इसी के साथ जैसे अभी एक विवाद आपने सुना होगा, जैसे कि टर्की है वो अपने ड्रोन्स इंडिया को देने से मना कर देता है। हाल ही के ईयर में जो बीते 2022 के अंदर इंडिया ने जब यूक्रेन को, जब टर्की ने अपने तंबाकू अटैकिंग ड्रोन्स को रशिया के अगेंस्ट में यूज़ किया था, तो इंडिया ने भी उनसे डील की और जिसके लिए टर्की ने साफ इनकार कर दिया, जबकि वो ड्रोन पाकिस्तान को डिलीवर पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे देखे गए हैं। तो टर्की और इंडिया के रिलेशंस थोड़े से ख़राब हैं, जबकि कतर और UAE के रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे हैं। अब इनके रिलेशन अच्छे क्यों इंडिया के साथ? इनके रिलेशन अच्छे इसलिए हैं क्योंकि जो देखो कतर और इंडिया आपस में, यानी कि इंडिया अपना 70% ऑफ नेचुरल गैस का जो इंपोर्ट है वो कतर से करता है, और कतर की GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया से जनरेट होता है, जिसकी वजह से दोनों ही देश आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी हैं। बाकी अगर इनके रिलेशंस की बात करें तो इनकी रिलेशंस एनर्जी, पावर, पेट्रोलियम, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट एंड एजुकेशन के मामले में एज वेल एज अच्छे हैं। देखो ये रिसेंटली डेवलपमेंट कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं? ये म्यांमार के अंदर दोनों ही देश मिलके डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा ये वेस्ट एशिया की स्टेट्स के अंदर और कोविड पेंडेमिक के दौरान ये एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे थे। इनफैक्ट कतर ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी थी कोविड की सेकेंड वेव के दौरान इंडिया के अंदर। अब डिस्कशन में इसके एनर्जी और फूड प्रोसेसिंग में भी कतर हमारी हेल्प करता है। देखो कतर और इंडिया के बीच में 2019-20 के अंदर बायलैटरल जो ट्रेड था वो $10.95 बिलियन का था, यानी $10.95 बिलियन, जिसकी वजह से एक दूसरे से हम इम्पोर्टेंट हैं। बाकी अगर इकोनॉमिक रिलेशन और ट्रेड वैल्यू की बात करें तो हम जो इकोनॉमिक्स के प्रोस्पेक्टिव से जो गैस और ऑयल है वो हम कतर से और सऊदी अरब अमीरात से हम इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट के मामले में अगर बात करें तो हम उसी गैस को रिफाइन करके LPG, केमिकल्स और पेट्रोलियम्स में कन्वर्ट करके हम कतर को एक्सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ ही हम एल्युमिनियम भी कतर को एक्सपोर्ट करते हैं। देखो ये डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं, आप चाहो तो इसके नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज आप इनके की पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। देखो हाँ, इंडिया और कतर के बीच में एक डिफेंस एक्सरसाइज भी होती है जिसका नाम है ज़ैर एल बहर,
बाहर, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है। और ये रोर ऑफ द सी, तो आपको सर्च करना है ये रोर ऑफ द सी कहाँ पे है और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है। इंडियन कम्युनिटी के जो लगभग 700 मिलियन पीपल कतर के अंदर वर्किंग के लिए जाते हैं, जो कि टेक्नीशियन और लेबर के रूप में वहाँ पे काम करते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज़ पे देखो, इंडिया और रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स इन द टॉप 1 मिलियन बैरल्स अ डे। देखो, इंडिया और रशिया के रिलेशन यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, आपको स्टैटिक पोर्शन यहीं से रिलेट करना है, इंडिया और रशिया के इंपोर्ट से। देखो, इंडिया और रशिया के रिलेशन और इंडिया जो है वो काफ़ी ही हिस्टोरिक रहे हैं, यानी कि लगभग 2004 से इनके ऑफिशियल जो रिलेशन है वो है। और उससे पहले भी आपने कहानियाँ सुनी होंगी, 1972 के वॉर में रशिया ने हमें हेल्प की थी। उसके अलावा इंडिया और रशिया के बीच में अभी जो रिलेशन है और जो ऑयल का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है सस्ते दामों के ऊपर, उसको लेकर के वेस्ट की जो कंट्रीज़ है उनको काफ़ी इश्यूज़ थे, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो रशिया और यूक्रेन के जो बीच में जो वॉर हो रही है उसके बीच में जो रशिया को अकाउंट सीज कर दिए गए थे, रशिया की इकोनॉमिक्स को तोड़ने की पूरी कोशिश की गई थी। इसमें जो इंडिया है वो ऑयल इंपोर्ट करके रशिया से एक तरह से रशिया की इकोनॉमी को बूस्ट दे रहा है, और वो रशिया की इकोनॉमी को बूस्ट देने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं वॉर को सपोर्ट कर रहा है। तो इसी मामले में एस जयशंकर जी ने हमारे यहाँ पे कहा था, जो हमारे विदेश मंत्री हैं हाल ही के अंदर, उन्होंने कहा था कि जो अगर हम अभी वॉर की कंडीशन में रशिया को अगर फंडिंग कर रहे हैं और रशिया के रूप में हम रशिया को सपोर्ट करने के चक्कर में हम वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी तक यूरोपियन यूनियन ने पिछले 2 दशकों में जो किया वो क्या था, यानी कि यूरोपियन यूनियन रशिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है नेचुरल गैस और ऑयल का। इनफैक्ट जर्मनी से तो डायरेक्ट पाइपलाइन है रशिया की, जिसे अभी तोड़ा गया था यूक्रेन के थ्रू आउट। ऐसा माना जाता है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का भी उसमें हाथ था पूरा पूरा, यानी कि यूएसए की नेवी का भी उसमें हाथ था, लेकिन अभी कोई डॉक्यूमेंट्री यानी कि क्लियर नहीं हुआ है। तो इसी को लेकर वेस्ट ने इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया, क्योंकि वेस्ट के जो रिलेशंस हैं वो इंडिया के साथ अच्छे हैं, और काफ़ी स्ट्रेटजिकल और इकोनॉमिकल भी रिलेशन वेस्ट से हमारे डिपेंड करते हैं वेस्ट के ऊपर। लेकिन फिर भी इंडिया और रशिया इंपोर्ट कर रहा है, तो इंपोर्ट को घटाने के बजाय इंडिया बढ़ा रहा है। और इनफैक्ट 1 दिसंबर को ये जो इंपोर्ट है वो 1 मिलियन बैरल पर डे के ऊपर पहुंच गया है। तो देखो, ये जो स्टैटिक पोर्शन है ये बदलता रहता है, हर टाइम ये बदलता रहता है, लेकिन आपको यहाँ से रिलेट क्या करना है, आपको यहाँ पे रिलेट करना है इंडिया और रशिया की रिलेशन। देखो, ओवरव्यू के लिए मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, हिस्टोरिकल पार्टनरशिप भी लेके आया हूँ, बाकी आप भी सर्च कर सकते हो, वरना यहाँ से नोट्स बना सकते हो। देखो, इंडिया और जो रशिया की रिलेशन है वो डिप्लोमेटिकली स्ट्रेटेजिकली अक्टूबर 2000 के अंदर ऑफिशियली हुए थे। उसके अलावा हमारे जो रशिया के साथ हैं वो ज़्यादातर डिफेंस रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी हम ट्रेड रिलेशन की बात करें तो ये इन दोनों कंट्रियों के बीच में $50 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हुआ था, जो कि 2025 तक $30 बिलियन के ऊपर $30 बिलियन और बढ़ाने की उम्मीद है। इसके अलावा जो 2020 के अंदर जो यूएसडी है वो $8.1 बिलियन का अभी इनकी ट्रेड हुआ था, जो कि अभी रशिया और यूक्रेन वॉर के अंदर और भी ज़्यादा बढ़ गया है। पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें तो एनुअल समिट होता था रशिया और हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, दोनों रूप से दोनों साइड से बायलैटरल। और इसकी जो फर्स्ट इनफॉर्मल समिट हुई थी वो 2018 के अंदर हुई थी। इसके अलावा अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो हमने S-400 रशिया से ख़रीदा था। इसके अलावा हम रशिया के साथ ट्राई सर्विस यानी कि इंदिरा भी कंडक्ट करते हैं। और उसके अलावा हम ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी रशिया से है, 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम भी हम रशिया के साथ कर रहे हैं। इसके अलावा सुखोई Su-30 MKI प्रोग्राम भी हमारा उसके साथ है। HAL टेक्निकल ट्रांसपोर्ट जो एयरक्राफ्ट बनाने में लगा हुआ है वो भी अभी हम रशिया के साथ कर रहे हैं। और एक है जो किंजल मिसाइल है 226 ट्विन इंच फाइटर जेट, सॉरी हाँ, किंजल मिसाइल के प्रोग्राम में भी हम अभी लगे हुए हैं, वो मैंने मेंशन नहीं किया, मेंशन कर दूंगा मैं, वरना आप नोट डाउन कर लीजिएगा, किंजल मिसाइल उसका नाम है। उसके अलावा KA-226 ट्री ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स भी हम उनके साथ मिलके बना रहे हैं। बाकी हम करमाओ का 200 मेड इन इंडिया अंडर द इंडिया इन द इनिशिएटिव T-90S भीष्म टैंक भी हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर जो है प्रोग्राम है वो भी हमने रशिया के साथ, यानी कि मैंने सारे के सारे यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं।
चलो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। और देखो नेक्स्ट न्यूज़ है ना जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाली है, और स्टैटिक पोर्शन यानी कि जीएस पेपर 1 जियोग्राफी से डायरेक्ट रिलेट करती है। और इस बार बहुत बार कोरल रीफ्स मेंशन में रहा है, क्योंकि देखो 1 ईयर आफ्टर वोल्केनिक ब्लास्ट ऑफ पैसिफिक आइलैंड नेशन ऑफ द रीफ्स स्टिल साइलेंट। देखो एक टापू है टोंगा टापू, ठीक है, और इस टोंगा टापू के ऊपर आप देख सकते हो, सॉरी, टोंगा टापू के ऊपर एक वोल्केनो है, एक एक्टिव वोल्केनो यानी कि एक सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि अभी ब्लास्ट कर गया है हाल ही के अंदर। लास्ट 2 डेज के अंदर वो जो वोल्केनो है वो ब्लास्ट कर कर चुका है। अब ब्लास्ट होने की वजह से उसकी अंदर से जो लावा निकला, वो लावा वहाँ प्रेजेंट जो कि कोरल रीफ थी उनको बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट वहाँ पर पहुँचा रहा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ मैप के अंदर, देखो यहाँ पर है। सबसे पहले ये टोंगा द्वीप कहाँ पे है? ये टोंगा जो टापू है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड का टापू है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से, यानी कि यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन के अंदर बिलीव करता है। और ये यहाँ की जो वोल्केनो एक्टिव की है वो वहाँ की पिक्चर है। 2021 के अंदर जो ये वोल्केनो किंगडम ऑफ टोंगा हुंग टोंग हुंगा यानी कि हुमा पाई बींग इरप्टेड इन अ इक्वेंट दैट cumulative in an explosion so powerful it sent atmosphere rips circling the plant multiple times. The eruption destroyed much of the volcanic peak that, यानी कि जो वोल्केनिक पीक है जिसकी वजह से लावा निकल रहा है वो वोल्केनिक पीक को भी इरप्ट कर रहा है। उसके अलावा जो एटमॉस्फेयर में उसमें भी बहुत ज़्यादा कार्बन और बहुत ही कार्बन मॉलिक्यूल्स को वो रिलीज कर रहा है। अब देखो हम आगे बात करते हैं कोरल रीफ्स के ऊपर। कोरल रीफ्स क्या होते हैं? कोरल रीफ्स को ज्वालामुखी का ब्लास्ट कैसे इम्पैक्ट करता है, उसके साथ ही कोरल रीफ्स कैसे क्लाइमेट के अंदर फॉर्म होती है, और इंडिया के अंदर कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ है। देखो कोरल रीफ्स क्या होती है? कोरल रीफ्स बेसिकली है ना एक माइक्रोस्कोपिक जो प्लांट है, यानी कि प्लांट नहीं, वो एक एल्गी होती है। एल्गी और फंगस के कॉम्बिनेशन से एक एल्गी और सॉरी एल्गी और फंगस के कॉम्बिनेशन से एक ग्रुप बनता है। और उस वो ग्रुप वो थोड़े दिन तक वो एक बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिक जीव ही रहता है, यानी कि एक सूक्ष्म जीव ही रहता है। और वो थोड़े दिनों के बाद में मर जाता है। थोड़े दिन मरने के बाद में वो कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर को रिलीज़ करता है। धीरे धीरे वो कैल्शियम कार्बोनेट में रिलीज हो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट में ट्रांसफॉर्म होकर के वो कोरल रीफ्स के अंदर कई दशकों से वो कोरल रीफ्स को फॉर्म करते हैं। देखो कोरल पोलिप्स उन्हें बोलते हैं, सॉरी, जो एल्गी और फंगस के मिलने से जो बनता है वो कोरल पोलिप्स होते हैं, जो कि फ्रेश सी के अंदर हमें पाए जाते हैं। और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओशंस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और जो एल्गी होती है उसे बोलते हैं जू एक्साथाइल, in which there is shares of the symptomatic relationship between algae and a फोटोसिंथेसिस एबिलिटी, यानी कि जो ये एल्गी और जो फंगस होता है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि एल्गी के ऊपर जो फंगस है वो इसलिए डिपेंड होता है क्योंकि फंगस को एल्गी फूड प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि एल्गी के पास में फोटोसिंथेसिस एबिलिटी होती है। उसके अलावा जो फंगस रहता है वो एल्गी को प्रोटेक्ट करता है बाय ओवर प्रोटेक्टिव नेचर। अपने सी एस यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर से एल्गी को प्रोटेक्ट करता है। और यही CaCO3 की लेयर आगे चलकर कोरल रीफ्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो इंडिया के अंदर कोरल रीफ्स की क्या सिचुएशन है। देखो इंडिया के अंदर ना 7,517 किलोमीटर की हमारी मेराइन वाटर पॉलिसी है, जिसके अंदर 6100 जो किलोमीटर है वो रिप्रेजेंटेशन द मेनलैंड ऑफ द कोस्टल लाइन, यानी कि 6100 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो हमारी मेनलैंड से टच होती है। अब देखो यहाँ पर कहाँ कहाँ पे देख, गल्फ ऑफ कोची जो कि गुजरात के पास में है, आप देख सकते हो 36 नंबर पे गल्फ ऑफ कोची। उसके अलावा मुंबई और मालदीव जो गोवा है इसके जो कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पर भी हमारे कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं। अरेबिक सी के अंदर जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वहाँ पर मिलते हैं। उसके अलावा लक्षद्वीप पर मिलते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर तमिलनाडु के नीचे मिलते हैं। उसके अलावा अंडमान और निकोबार के सराउंडिंग में हमें कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं। अब ये कैसे, यानी कि कोरल रीफ्स क्या कितने टाइप की होती हैं इंडिया के अंदर? अलग अलग टाइप की होती हैं। देखो फिंगरिंग रीफ्स
फिंगरिंग रिफ्स क्या होती हैं? फिंगरिंग रिफ्स बेसिकली ऐसी रिफ्स होती हैं जो कि मेनलैंड से थोड़ा सा दूर होती हैं और मेनलैंड से थोड़ा दूर होकर कोरल रिफ्स को फॉर्म करती हैं। देखो मैं पहले ये बताता हूँ कि कोरल रिफ्स बनती कैसे हैं। शायद मैं वो स्लाइड ही नहीं लेके आया, सॉरी। हाँ, वो स्लाइड मैं भूल गया लेके आना। हाँ, देखो कोरल रिफ्स क्या होती हैं? कोरल रिफ्स एक ज्वालामुखी के सराउंडिंग पे निकलते हैं, जो कि ज्वालामुखी की जो किनारे होते हैं वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे वार्म वाटर होते हैं। वार्म वाटर होने की वजह से जो कैल्शियम कार्बोनेट की खपत में है वहाँ पर एल्गी और फंजाई के जो कोरल पोलिप्स हैं वो आके इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोरल पोलिप्स के आने के साथ वहाँ पर कोरल रीफ्स फॉर्म करना शुरू कर देती हैं। अब कुछ कोरल रीफ्स होती हैं वो मेनलैंड से बिल्कुल सटीक सट के जमा होना शुरू हो जाती है और एक कोरल बेल्ट का फॉर्मेशन कर लेती हैं। लेकिन उसी के अलावा जो कुछ कोरल रीफ्स होती हैं वो समंदर के अंदर, यानी कि जो वार्म वाटर कोरल रीफ्स होती हैं जो पानी के अंदर रहती हैं, वो पानी के अंदर रहना पसंद करती हैं कंपेयर टू मेनलैंड। तो वो पानी के अंदर यानी कि मेनलैंड से थोड़ा सी डिस्टेंस के ऊपर पानी के अंदर जमा हो जाती हैं। और कुछ कोरल रिफ्स होती हैं जो कि पानी के अंदर होती हैं लेकिन वो पानी के गहराई में ना होकर पानी की सतह के ऊपर होती हैं। जैसे कि ग्रेट जो कोरल रिफ बेल्ट है ऑस्ट्रेलिया का, वो पानी की सतह से थोड़ा ही नीचे है, यानी कि उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है, इसीलिए वो कोरल रिफ्स किनारे के ऊपर यानी कि पानी की सतह के ऊपर और मेनलैंड के किनारे से थोड़ा सा दूर के ऊपर वो ग्रो करना शुरू कर देती है। अब उसी के बेस के ऊपर इंडिया के अंदर तीन टाइप की कोरल रिफ्स पाई जाती हैं। कौन सी है? एक तो फिंगरिंग रिफ्स। फिंगरिंग कोरल रिफ्स क्या होती हैं? ये कोस्ट लाइन के ऊपर लेगून्स को छोड़ करके ये जमा होना शुरू करती हैं। लेगून्स क्या होता है? जब जो कोरल रिफ मेनलैंड जो होता है और मेनलैंड से जो थोड़ा दूर समंदर की गहराई में या फिर समंदर की सतह पर तैरती हुई जमा होती हैं और उनके बीच में जो समंदर बचता है उन समंदर को ही बोलता है लेगून। उन समंदर को बोलते हैं लेगून। या फिर आप ऐसे मान लीजिए कोई ज्वालामुखी है, उस ज्वालामुखी के टापू के चारों ओर कोरल रिफ्स जमा हो गई। अब वो ज्वालामुखी धीरे 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 समंदर के नीचे टाइम के अकॉर्डिंग धंस गया। अब उसी धंसने की वजह से जो अब वहाँ पर पानी आ गया, यानी कि उन कोरल रीफ्स के बीच में जो पानी इकट्ठा हो गया उसे हम लैगून बोलते हैं। बैरियर रीफ्स कौन सी होती हैं? बैरियर रीफ्स वो होती है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ जो कि सतह के ऊपर होती है, सतह की गहराई, सतह की पानी की सतह से थोड़ी सी गहराई पर होती है और मेनलैंड से बिल्कुल हट के होती हैं, जिन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और एल्टोस कौन सी होती है? एटलोस जो रिफ्स होती हैं वो पानी की गहराई में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कोरल रिफ्स होते हैं। अब कोरल रिफ्स इंपॉर्टेंट कैसे हैं? जैसे कोरल रिफ्स होते हैं वो कोस्टल प्रोटेक्शन करती हैं, यानी कि जो हमारी कोस्ट लाइन होती है, यानी कि जो किनारा होता है उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, उसका इरुप्शन नहीं होने देते हैं। यानी कि समंदर के खारेपन की वजह से या फिर समंदर की लहरों की वजह से जो समंदर के किनारों को कटना होता है और जो मेनलैंड है वो धीरे 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 टाइम के अकॉर्डिंग पानी में धंसता जाता है, उसको प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा ये बहुत अच्छा फूड सोर्स भी है। फूड सोर्स का मतलब कोरल रीफ्स के ऊपर बहुत सारे मूंगे पत्थर होते हैं, बहुत सारी आ, समुद्री घास उनके ऊपर उगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी की मछलियाँ पाई जाती हैं। हर प्रकार की मेराइन डाइवर्सिटी कोरल रीफ्स के अंदर होती है, इसीलिए वहाँ पर फूड सोर्स भी होता है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं क्योंकि वहाँ पर अलग अलग मेराइन प्लांट पाए जाते हैं और अलग अलग मेराइन प्लांट के अंदर मेडिसिनल क्वालिटीज़ होती हैं। तो इसी तरह से अलग अलग डाइवर्सिटी कोरल रीफ्स के एरिया के अंदर पाई जाती है, इसीलिए। और कोरल रीफ जो ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ है वो टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। और देखो ये कोरल रीफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीते हुए साल के अंदर 2022 के अंदर ऑस्ट्रेलिया को वार्निंग हुई थी यूएसए की वजह नासा की तरफ से कि जो आपकी ग्रेट बैरियर रीफ है वो पोल्यूशन की वजह से धीरे 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 नष्ट हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। तो आप उसे बचाने के लिए पोल्यूशन या फिर उस एरिया को नो ट्रैवलिंग जोन घोषित करो। ठीक है, तो कोरल रीफ्स चर्चा में रही हैं 2022 में भी, और एक और आर्टिकल आ गया अभी 2023 में, 16 जनवरी 2023 को। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। देखो ये आर्टिकल भी काफ़ी न्यूज़ में है, अभी लास्ट डे भी ये न्यूज़ में था 14 जनवरी को। पर्सनल लॉ वर्सेस चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन
प्रिवेंशन एक्ट इशू बिफोर सुप्रीम कोर्ट। देखो द हिंदू ने ये आर्टिकल 14 जनवरी को कवर किया था कि देखो जो पर्सनल लॉ होते हैं, अब ये होता क्या है। देखो मैं पहले आप आज यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ। एक केस हुआ, कहाँ पर ये केस हुआ, हरियाणा और पंजाब के अंदर एक केस होता है, और उस केस के अंदर एक 25 साल का जो युवक होता है वो 17 साल की लड़की से शादी कर लेता है। अब 17 साल की लड़की से जब शादी कर लेता है तो उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद में उस जो लड़का है उसने पीआईएल डाल दी हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट के अंदर। अब हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट में उसने बोला, अभी अक्टूबर 2022 में ये फैसला आया कि जो हमारा पर्सनल लॉ है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसके अकॉर्डिंग 15 साल की उम्र में हम लड़कियों से शादी कर सकते हैं। कोई भी लड़का लड़की से शादी कर सकता है आफ्टर सी टेक्स प्यूबिटी। तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारी शादी को वैलिड करार दो, हम वैलिड है। लेकिन जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट का जो लॉ है वो 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को माइनर मानता है, यानी कि बच्चे मानते हैं, बच्चा मानता है। अब उसी कंडीशन के अंदर जो हरियाणा और पंजाब की हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि जो पर्सनल लॉ है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जो उनकी शादी हुई है वो लीगल है, और उनको लीगलाइज घोषित कर दिया। अब उसी एक केस के अंदर एक और केस निकल के आया था, सीमा बेगम डॉटर ऑफ काशिमा खान वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब ये केस है 2013 का। सीमा बेगम जो है उन्होंने 18 साल से कम उम्र में शादी की। 18 साल से कम उम्र में शादी की, वहाँ पर भी सेम जो तर्क था वो दिया गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग 15 साल की उम्र में हम लड़कियों से शादी कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने ये स्टेटमेंट दिया कि आप का जो पर्सनल लॉ है वो नेशन के लॉ से ऊपर नहीं है, यानी कि आप गवर्नमेंट के रोल को ओवरटेक नहीं कर सकते, ओवरटेक आपका पर्सनल लॉ नहीं कर सकता। अब यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि एक जैसी व्यवस्था हो, पूरे देश में एक जैसा कानून हो कि 18 साल तो 18 साल की ही हिंदू मुस्लिम सिख सारी लड़कियों की उम्र 18 साल ही कर दी जाएगी। ठीक है। अब इसी के केस में एक बिल भी हमारी जो पार्लियामेंट के अंदर है वो लाया गया था कि क्यों ना लड़कियों की उम्र को 21 साल वैलिड कर दिया जाए, अभी जो मॉनसून सेशन हुआ था उसी के अंदर। लेकिन वो बिल जो है वो अभी पार्लियामेंट्री कमेटी में, अभी विंटर सेशन जब फरवरी में स्टार्ट होगा तो उस बिल का क्या होगा वो देखने को मिलेगा। ठीक है। इसमें होता क्या है, देखो जो पर्सनल लॉ होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये अलग अलग होते हैं, जैसे कि हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट। तो स्पेशल मैरिज एक्ट भी चर्चा में रहा है क्योंकि एलजीबीटी की जो कम्युनिटी है उन्होंने ये मांग की है कि हमें स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर डाल दिया जाए। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग आप 15 साल की उम्र में शादी कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग आप 18 साल से नीचे शादी नहीं कर सकते। तो अभी फैसला ये आना है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने पास बुलाया इस मामले को, और उन्होंने ये फैसला देना है कि आखिर क्या पर्सनल लॉ ओवरटेक कर सकते हैं गवर्नमेंट के लॉ को। ये फैसला भी आना है, लेकिन इसके बीच में कुछ इश्यूज आ गए। अब इश्यूज क्या हुए, देखो एवरी मोमेंट साउंड इन द माइंड हु हैज़ द अटेंड ऑफ द प्यूबिटी में इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द मैरिज, यानी कि जब भी लड़की प्यूबिटी को टच करेगी वो शादी के लिए अवेलेबल है, ये पर्सनल लॉ बोलता है उनका। लेकिन यहाँ एनसीपीसीआर ने पीआईआर डाल दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि अगर आप मुस्लिमों को 15 साल की उम्र में लड़की के साथ शादी करने दोगे तो इससे क्राइम भी बढ़ेगा, और एज वेल एज आपने 18 साल की उम्र का प्रावधान कर रखा है। ठीक है। तो क्राइम ना बढ़े, यानी कि डोमेस्टिक अब्यूज़ हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज़ हो सकता है, रेप केस इंक्रीज़ होते हैं। तो इसी के चक्कर में एनसीपीसीआर बोलता है कि अकॉर्डिंग टू वुमेन्स एक्ट, वुमेन लॉ एक्ट के थ्रू आउट इस शादी को वैलिड नहीं मानना चाहिए। ठीक है। ये पूरा का पूरा मामला है। अभी इसका आगे क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है क्या नहीं देता है वो देखेंगे। इसमें आपको पढ़ना क्या है, देखो आपको क्या क्या चीज़ें इससे लिंक करनी है। आपको सबसे पहले तो लिंक करना है इसमें पॉक्सो एक्ट, क्योंकि अगर 18 साल से नीचे आप शादी करोगे तो आप पॉक्सो एक्ट के
क्रिमिनल होंगे, यानी कि पोक्सो एक्ट के अंदर आपको पनिशमेंट दी जाएगी। उसके अलावा आपको यूसीसी कॉन्सेप्ट जो है ऐसे निकल के आया, आपको यूसीसी कॉन्सेप्ट को रिलेट करना है। और जो हमारी जो 21 साल की उम्र का जो अभी बिल है वो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बीच में अटका हुआ है, उस पार्लियामेंट्री कमेटी को आपको रिलेट करना है। ठीक है, सो ये आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल है इन्फ्लेशन मॉनिटरिंग बट द बिग वरी दिस ईयर इज ग्रोथ हेयर्स वाई। देखो, हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है इंडिया की, वो कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बढ़ गई थी। अब आरबीआई के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि आरबीआई बोलता है कि 4+-2 इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कि या तो हमारी मैक्सिमम इन्फ्लेशन 6% हो, या फिर हमारी लोवेस्ट जो इन्फ्लेशन है वो 2% हो। इसके बीच में हम जो हमारे देश की इकोनॉमी है वो अच्छे से ग्रो करेगी। अब इसी चक्कर में जो इंडिया ने अपने फर्स्ट हाफ ईयर के अंदर जो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की, उसकी वजह से जो वर्ल्ड बैंक थे उन्होंने एस्टिमेट किया था कि जो इंडिया है वो 2023-24 के अंदर 7% से इंक्रीज़ करेगा। लेकिन अब वर्ल्ड बैंक ने वो डाटा है उसको कम करके 4% कर दिया है। अब क्यों कर दिया है? देखो, हमारे यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो तो कंट्रोल के अंदर है, लेकिन हमारी जो जीडीपी और हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कम हो गया है। हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 5.7% इन दिसंबर के अंदर था। उसके अलावा जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है वो हमारे यहाँ पर 4% है, जबकि आरबीआई की लिमिट 6% की है। तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो गया, लेकिन हमारे देश की जो जीडीपी थी वो कंट्रोल नहीं हो पाई। अब क्यों नहीं हो पाई? देखो, हमारे देश की जीडीपी जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है यूएस के फेडरल बैंक से। यूएस के फेडरल बैंक से क्यों होती है? देखो, यूएस के फेडरल बैंक में क्या होता है, डॉलर कलेक्ट होते हैं, यानी कि जैसे हमारे आरबीआई है, हमारा सेंट्रल बैंक इंडिया का आरबीआई है, वैसे ही यूएसए का सेंट्रल बैंक यूएसए फेडरल बैंक है। अब यूएसए फेडरल बैंक की वजह से जब रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ी, तो उसकी वजह से यूक्रेन से बहुत सारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, जैसे गेहूं, अनाज, ग्रेन्स, वो नहीं हो पाए, जिसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन ने हाई पीक अपनी दर्ज की। अब यही हाई पीक यूएसए के अंदर भी देखने को मिली, जिसकी वजह से जो बाइडन जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो टेंशन के अंदर आ गया था, और पब्लिक के अंदर जो रिवोल्ट की भावना है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखने को मिल गई थी, यानी कि एक नाराज़गी पब्लिक में दिखी थी। उसी की वजह से जो यूएसए का फेडरल बैंक है उसने जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का उसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे मेंशन करोगे, यानी कि रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देना। यस, रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देना ही टाइट मनी पॉलिसी होती है, यानी कि जब भी पैसा लिक्विडिटी से सेंट्रल बैंक अपनी तरफ खींच ले, यानी कि आरबीआई जब भी बाजार से पैसा निकालेगा तो वो टाइट मनी पॉलिसी या फिर डियर मनी पॉलिसी होती है। अब जब डियर मनी पॉलिसी को यूएसए फेडरेशन बैंक ने लागू किया, तो इससे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर डॉलर की जो क्वांटिटी थी वो कम हो गई थी, और जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो डॉलर के अंदर होता है, जिसकी वजह से हर देश के अंदर जो डॉलर की प्राइजेस थी वो हाई होने लग गई थी। डॉलर की प्राइस हाई होने की वजह से हमारे यहाँ पर इंडिया का भी जो फॉरेक्स रिजर्व है वो डॉलर के अंदर है। इंडिया ने उस डॉलर को सेव करने के लिए यहाँ पर जो मनी पॉलिसी थी उसको भी टाइट कर दिया, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था। डॉलर जब भी बढ़ता है तो मार्केट के अंदर भी जो इंपोर्ट होने वाला सामान है, यानी कि अगर कोई सामान हम विदेशों से $10 के अंदर परचेज कर रहे हैं, और अगर डॉलर की प्राइस इंक्रीज होती है, तो वो जो $10 का सामान था उसको इंडियन रुपए में जब कन्वर्ट करेंगे, तो जहाँ पर $1 पहले $60 का था अब 80 का हो गया है। तो अभी पहले हमें $1 में ₹60 की वस्तु चीज़ देनी होती थी या लेनी होती थी, अब हमें $1 के अंदर ₹80 पे करने होंगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है उसने हाई पीक रिकॉर्ड की। उसी हाई पीक को रिकॉर्ड को कम करने के लिए जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसने अपनी पॉलिसी को टाइट किया, जिसकी वजह से अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, लेकिन जीडीपी नहीं है। जीडीपी क्यों नहीं है? क्योंकि रशिया के फेडरेशन बैंक ने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको टाइट कर लिया। रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ वो, और कोविड पेंडेमिक। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं? इसे ब्लैक स्वान इफेक्ट बोलते हैं। ब्लैक स्वान इफेक्ट क्या होता है? ब्लैक स्वान इफेक्ट होता है कि
कोई ऐसी सिचुएशन का आ जाना जिसको पहले से ही हमारे सेंट्रल बैंक ने नहीं सोचा था या फिर उसके लिए हम तैयार नहीं थे, ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं ब्लैक स्वान इफेक्ट। जैसे कि कोविड का आना, जैसे कि नाटो और यूएसएसआर की वॉर होना, जैसे जैसे कि यूएसए और चाइना के बीच में इन्फ्लेशन ट्रेड वॉर होना, जैसे कि यूएसए के अंदर इन्फ्लेशन होना। उसके अलावा आरबीआई ने, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है, उसने क्या गलती की, उसने हमारी जो इकोनॉमी है उसको ओवर एस्टिमेट कर दिया, यानी कि उसको पहले से बढ़ा चढ़ाकर एस्टिमेट कर दिया। ठीक है। और इसी एस्टिमेशन के दौरान उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि जो हमारे सेंट्रल बैंक है इंडिया की, उसने अभी टाइट मनी पॉलिसी को लागू किया है। यानी कि वर्ल्ड बैंक को नहीं लगता था कि इंडिया टाइट मनी पॉलिसी को लागू करेगा। ठीक है। तो अभी आपको इस आर्टिकल से स्टैटिक पोर्शन में आपको सिर्फ चार चीज़ें पढ़नी है। पहला, मनी सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई, उसके अलावा जो यूएसए फेडरेशन का इफेक्ट पड़ता है इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, वो। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को क्या है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल इतने ही थे, सारे के सारे आर्टिकल कंप्लीट हो गए। हाँ, देख लेते हैं। यस, हाँ, सारे आर्टिकल कंप्लीट हो गए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अच्छा, करंट अफेयर का एक बुलेटिन हम देखना भूल गए। देखो, अभी हाल ही के अंदर जो इंडिया है वो उसने भूटान के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च की है, और ये सैटेलाइट कौन सा है? ये INS-2B है। ठीक है, फॉर भूटान, यानी कि इंडियन नेविगेशन सिस्टम 2B। ये भूटान को, ये नेविगेशन सिस्टम क्या होता है? ये भूटान को डायरेक्टली सर्वेलांस करता है, यानी कि भूटान में सिग्नल परफॉर्म को रखता है। और ये किस रॉकेट के थ्रू आउट अभी लॉन्च किया गया था? ये PSLV-C-54 के थ्रू आउट इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये आप हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।